हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही धांसू चल रही होगी। और ये एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, 21 सितंबर 2025 को। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास 1, डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल क्लास 2, असिस्टेंट डायरेक्टर 2024। तो ये एग्ज़ाम होने वाली है आपकी 2024 की जो एग्ज़ाम है ये आपकी होने वाली है 21 सितंबर 2025 को। मैं इस लास्ट पार्ट में सब कुछ कवर करने वाला हूँ कि हम टेक्निकल सेक्शन, जो सेक्शन बी है जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो वो टेक्निकल सेक्शन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन से बुक सोर्स रहने वाली है, कौन सी वेबसाइट्स है जिनको हमको रेफ़र करना है, और हम अपनी टारगेट स्टडी करें। ठीक है, फालतू का हमको कचरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको हमारा जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। ओके, एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम राइट सोर्स पढ़ें, सही जगह से पढ़ें, और फैक्चुअल डेटा कुछ भी ना छोड़े। फॉर्मूलेज है या थ्योरी है, सब चीज़ को हमको कवर करना है। और ये हमारी समझ के चलो कि अग्नि परीक्षा है। हमको हमारे पास जैसे आज हो गई है 19 जून, ठीक है, और हमारा 21 सितंबर को पेपर है, अप्रॉक्सीमेटली जुलाई अगस्त। ठीक है, और फिर ये तो 30 आपका 60 80 आपके पास करीबन 85 डेज़ हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और बहुत ही मैं बोलता हूँ कि सफिशिएंट टाइम है ना, हम इसको कर सकते हैं बिल्कुल। बस थोड़ा सा डिलीजेंटली हमको प्रैक्टिस करनी है, और मैं तो हूँ ये आपको बताने के लिए, तो घबरा क्यों रहे हो, है ना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो दिस इज मी, विशाल पाटिल, स्माइलिंग फेस। I have done my graduation from Jabalpur Engineering College. I secured All India rank 42 in GATE 2014. Pursued my Masters of Technology from IIT Kharagpur. Approximately for 3+ years, I was a assistant professor in Rajasthan Technical University. And yes, I am selected as a principal class 2 in the previous exam, that is 2023. So in this particular, this is the last part of my series to crack this exam, and in this part I am covering this whole section. Okay, section A. In the previous video, part 3/4, I have covered how you can study section A, that is the MPGK, what are the right source, how you may prepare. So I have covered each and everything in detail. So just I will share the link in the comment section, and you can just go and check that video if you haven't watched. I hope you will like it, and it will really helpful for all of you. Just go and watch, and please comment, like, share. If you have any doubt, query, you may ask me, and you can reach out to me. I will share my personal account details, so you can share with me if you have any query. I will happy to help you out. Okay, so our main exam in the examination is to crack and to secure a job. Okay, हमको रोजगार चाहिए, और यहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ आप बहुत सारे लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स यार जो 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, उनको आप सीधे रोज़गार से जोड़ रहे हो, कितनी अच्छी बात है। यहाँ तो आप बात करें कि कोई कॉलेज है, ग्रेजुएशन कर रहे हो आप 3 years 4 years 5 year, उसके बाद फिर व्यक्ति और हायर स्टडी पे जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ना, हमारी जो स्टूडेंट्स है, इतनी बेरोज़गारी है, तो वो कैसे दूर होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको स्किल्ड करें, और हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ पे हम उनको सीधे रोज़गार से जोड़ेंगे। सोचो, और जब एक व्यक्ति, एक पर्सन जब कुछ बन जाता है, तो उसकी फैमिली पूरी सपोर्ट हो जाती है। उसके छोटे भाई बहन हो
ठीक है, पूरी फैमिली की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो आप कितने नेक काम, नोवेल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, तो ये आपको सेटिस्फाइंग जॉब है आपके लिए। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर द सीरियस कैंडिडेट्स हु आर रियली वांट टू क्रैक एंड प्रूव समथिंग दैट दे हैव द टैलेंट, द स्किल्ड, द पर्सोना टू ब्रिंग द inherent talent, okay, of the candidate. So what an examiner wants from you: so being an engineer, you must know, aware, and remember the basic concepts of all the fields of engineering, irrespective of your graduation specialization. Whether you are from electronics background, you are from electrical, civil, mechanical, or IT, IP, CS. So your main aim is to have a glimpse of every aspect. सारे आपको पता होना चाहिए. Question 2, what you will handle in job. So जैसे आपका सिलेक्शन होगा तो आप ITI में आप वहाँ के मुख्य कार्यकर्ता बन जाओगे, समझ रहे हो? और अगर हम बात करें, करीबन 270 प्लस गवर्नमेंट ITIs हैं पूरे MP में. वहाँ पे आपको मौका मिलेगा अपनी सर्विसेज डिलीवर करने के लिए, और 150 प्लस ट्रेड्स, ठीक है, बहुत सारी ट्रेड्स होती है जिसमें चुनिंदा ट्रेड्स हर ITI में होती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये तो लगभग सभी ITI में होगी, लेकिन कुछ ट्रेड्स जो होते हैं जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, ये कुछ ITIs में होंगे. ऐसे करके करीबन 150 प्लस ट्रेड्स होते हैं. तो आपको हर ट्रेड के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो, ठीक है. अब यहाँ पे आपको टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनको पूरा लेके चलना पड़ेगा, उनसे काम करवाना है आपको. आवर मेन एम इज टू क्रैक दिस एग्जाम, सिंपल, दैट्स ऑल, नो अदर चॉइस. टू कंप्लीट, हम कैसे करेंगे उसको? टू कंप्लीट द होल सिलेबस वर्ड बाय वर्ड. हमको सिलेबस पता होना चाहिए और हर एक टॉपिक को हमको कवर करना है डिलीजेंटली, बिना किसी कामचोरी, लेजीनेस के साथ, ठीक है. देन प्रैक्टिस अ लॉट, रिवाइज नोट्स एंड कॉन्सेप्ट्स. जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाए लूज शीट्स में, और उसको आप मल्टीपल रिविजन दे, मल्टीपल रिविजन, तब ये एग्जाम निकलेगा दोस्त. गूगल करें, अवर सर्च रिस्ट्रिक्टेड टू सिलेबस ओनली. जो भी आपका सिलेबस है केवल उतना ही आपको गूगल करना है, उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है. कोई ज़्यादा फालतू का कचरा नहीं पढ़ना, आपको PhD नहीं करनी. यू जस्ट हैव अ ग्लिम्स, नॉलेज हो आपको, कोई भी चीज़ छूटे ना आस्पेक्ट. देन लर्न द बेसिक्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द होल. जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये 4 वीडियोस हैं, इसको आप देखें, आपको सब चीज़ समझ में आएगी. ताकि जब प्रोविजनल की लॉन्च होती है तो यदि आप कोई क्वेश्चन जो आप सही करके आए हैं और प्रोविजनल की में यदि वो गलत हुई है, तो आप उसको प्रूफ के साथ आप जो विंडो खुलेगी तो आप अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकें, और उसमें हाइयर चांसेस है जो ऑथेंटिक सोर्स रहते हैं उसको आयोग जो है MPPSC वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपको वहाँ पे एक एज मिलेगा, ठीक है. नाउ जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट. यहाँ इंटरनेशनल तो बोला है जनरली, बट अगर हम 2023 में जो पेपर आया था, जब मैंने अपीयर हुआ था, दिया था, तो उस समय इंटरनेशनल कुछ खास ऐसा पूछा नहीं था. दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू द MP एंड इंडिया, ओके, दैट्स ऑल. कोई अगर इंटरनेशनल, अगर इस बीच कोई खबर आई हुई है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए. सो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, जो भी मॉडर्न, अगर हम बात करें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी सिस्टम है, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज़ आई है, जैसे हार्टॉग है, वर्धा कमेटी है, बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ है जो एजुकेशन सिस्टम को एक तो बहुत बढ़िया सी है, बहुत अच्छी, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, तो इस तरह के जो हार्टॉग हो गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कमिटीज़ है जो आई हैं, और उन उन कमिटीज़ ने कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस दिए, तो वो पता होना चाहिए. वुड्स पैच, ओके, वुड्स, याद आया मुझे, वुड्स पैच जो आपकी एक आई थी एजुकेशन पे, तो इस तरह की वुड्स पैच कमिटी. देन करेंट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया. अभी वर्तमान में जो पॉलिसी है वो है कौन सी?
NPSDE 2015, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये अभी जो पॉलिसी क्रियान्वयन है, इसी से रिलेटेड ये जो पॉलिसी को एक मिशन मोड में लिया गया है, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन मोड में है, और वो किस तरह से स्टेज बाय स्टेज नेशनल लेवल पे, ठीक है, इंडिया के लेवल पे, उसके बाद फिर स्टेट लेवल पे, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कैसे एग्जीक्यूट होगी स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, तो उसके बारे में पूरा ब्रीफ नोट है, पता होना चाहिए। देन NSQF आपको पता होना चाहिए, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो करीबन 1 से 10 तक की लेवल से, क्योंकि हर जो आप कोई भी स्किल सीखते हैं, कोई नॉलेज गेन करते हैं, तो एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी, नॉलेज बेस, ठीक है, प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे, तो उसको यहाँ पे बाइफर्केट किया गया है, डिवाइड किया गया है। यदि कोई PhD वाला बंदा है या रिसर्चर है तो वो NSQF का लेवल 10 पे लाई करेगा। यदि कोई ग्रेजुएट है तो NSQF लेवल 7 या 8 पे लाई करेगा। यदि कोई मास्टर्स किया है तो वो 9 पे लाई करेगा। तो इस तरह का चीज़ें हैं, वो आपको पढ़ना है, सारे एग्जॉस्टिव रीड लेना है आपको ये PDFs उसकी डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, और उसको वर्ड बाय वर्ड आपको कम से कम 4-5 बार पढ़ना है और रिवाइज करना है नोट्स को, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट, तो ऑब्जेक्टिव्स और ये उसके जो विजन मिशन होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया था जिसमें 2023 में जब आया था एक क्वेश्चन, तो सीधे ऑब्जेक्टिव से ही पूछ लिया था, लाइन अक्षरश पूछ लिया था, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमिटीज़ ऑन वोकेशनल एजुकेशन, जो अर्लियर जो भी वोकेशनल एजुकेशन पे कमिटीज़ आई उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन किए, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, तो वो आपको एक बार पढ़ना है। तो जब ये आप कमिटीज़ के बारे में पढ़ोगे ना, हार्टॉग, वुड्स डिस्पैच, ओके, तो इस तरह की जो कमिटीज़ है, तो उनकी जो की टर्म्स है, की हाईलाइट्स है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। या फिर वो कमेटी कब आई थी, ऐसा भी सवाल वो लोग आयोग वाले पूछ लेते हैं। देन व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो जनरली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। आप जब ये पूरी थ्योरी पढ़ोगे, ये जो मैंने लिखे हैं रेफरेंसेस, ई ज्ञान को स्वयं, तो इन सब को जब पढ़ोगे तो आपको ये स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो आपको जनरली अगर कोई क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी आ गया तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देन यूनिट 2, दैट इज द स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश। तो आपको सीधे सीधे डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसका कहाँ पे, जबलपुर में है, ठीक है। और जो आपकी स्किल डेवलपमेंट की जो वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपको ये वेबसाइट को अच्छे से देखना है, उसके सारे जो भी मेन्यू है उसको ड्रॉप डाउन करके पूरा देखना है, एकदम पोस्टमार्टम करके अच्छे से डिटेल करना है। कहीं पे कोई की टर्म पे कोई एक्ट है तो उसको आपको पढ़ना है। सो वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन स्टेट, ठीक है। देन वर्ल्ड बैंक असिस्टेड जो भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी फेजेस है उसके बारे में दिया रहेगा। देन कितने उसके विंग्स हैं, ये जो पूरा डिपार्टमेंट है, विभाग है, तो इसमें कितने विंग्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका स्किल डेवलपमेंट आता है। उसके बाद फिर कॉलेजेस वगैरह, जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह आते हैं, तो ये भी इसका एक पार्ट है। ग्लोबल स्किल्स पार्क है, ये आता है। तो इन सब के बारे में पूरा दिया हुआ डिटेल में आप पढ़ देंगे। देन वेरियस पॉलिसीज प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, डिफरेंट स्कीम्स जो चला रही है, ठीक है, जैसे आपकी हो गई मुख्यमंत्री MMSY, है ना, एक विमेंस के लिए है, ठीक है, और यूथ्स के लिए है। तो जो एक प्रधानमंत्री PMKVY स्कीम है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके चारों फेज अभी आ चुके हैं PMKVY के, तो ये आपको उसको लेके चलना है। देन एनहांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज, रोल ऑफ ट्रेनिंग प्लेसमेंट। तो इफ़ अगर पॉसिबल हो तो किसी ITI में विज़िट कर ले, वहाँ किसी TPO से बात कर ले, आपको वो बता देगा TPO कैसे काम करता है, रोल क्या रहता है। देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम EDP, तो इसकी भी एक थ्योरी आती है PDFs, तो ये आपको पढ़ लेने का है। जस्ट आप सर्च कर लेंगे तो आपको एक मिल जाएगा। देन रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है टेक्निकल एजुकेशन की, जैसे एक्टे हो गया, तो इसका गठन कब हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अभी वर्तमान में उसका चेयरमैन कौन है,
ऑल्सो इट इज़ अ स्टैचूटरी बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इस तरह का आप पूछ लेंगे। कितने सेक्शंस है, कब बना है, ठीक है, उसका फिर पूरा फ्रेमवर्क क्या है, तो इस तरह के बेसिक्स चीज़ों को पूछ लेंगे। फैक्चुअल पीडीएफ्स को आपको पढ़ना है। देन एनसीवीईटी, क्योंकि एनसीवीईटी जो था इसने ये एनएसडीए नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि 2013 में बना था। उसके बाद एक है एनसीवीटी, आपने सुना होगा, जो एनसीवीटी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट्स होते हैं आईटीआई के, ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज को एक्ट देता है और कोई दूसरे जो यूजीसी जैसे एक बॉडी है जो मान्यता देती है, वैसे एनसीवीटी है। तो इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया एनसीवीईटी, ठीक है, 2018 दिसंबर के आसपास बनाया गया इसको। तो ये आपको इसका भी पढ़ना पड़ेगा कि कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, इसका गठन कब हुआ, कौन सी तारीख से ये फोर्स में आया, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप वेबसाइट्स को विजिट करें मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट की, उसके बाद मिनिस्ट्री MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये वेबसाइट को आप विजिट कर लें और ड्रॉप डाउन करके जितने भी उसके छोटे छोटे हैं ना, जैसे JVK, ठीक है, फिर आपका हो गया नियोस, ऐसे बहुत सारे आपके ड्रॉप डाउन करने पे आपको ढेर सारे विंग्स मिलेंगे। जो MSDE के हैं तो जैसे DGT, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग, है ना, तो उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर NST, नेशनल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं, उनका काम क्या है, एडवांस AVTL, एडवांस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट AVTI, तो ये पूरा MSD को वेबसाइट को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। द नीसबर्ड वेबसाइट को आप पढ़ें, नीसबर्ड का काम क्या है, जो स्टडी मटेरियल बनाते हैं, तो स्टडी मटेरियल बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो कौन बनाता है, नीसबर्ड बनाता है, ठीक है, और भी एक दो आपके है ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, तो आप जब भी ये PDF पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन गूगल फॉर रेस्ट ऑफ द कंटेंट, जो भी आपको ये टॉपिक दिख रहे हैं जो समझ में नहीं आया उसको जस्ट गूगल आउट करें, और ऑथेंटिक सोर्स जैसे ई ज्ञान कोश वगैरह हो गए, इन सब को आप यहाँ से पढ़ें, आपको अवेलेबल हो जाएगा डेटा। या बहुत मस्ट है न्यूज़पेपर फॉर स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड न्यूज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, ठीक है, जो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये सब स्किल डेवलपमेंट पे जोर दे रहे हैं कि भैया आप कोई स्किल सीखे, स्किल डेवलप कीजिए और आप रोज़गार उन्मुखी बने, रोज़गार से जुड़े। तो कोई नई स्कीम आई है या फिर कोई नया इंस्टीट्यूट बना है, कहीं डेवलप हुआ है, तो वो सारी चीज़ों न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाता है। तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ भी स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड इशू हो रहा है या फिर कोई नया इनिशिएटिव लिया गया है तो वो पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर कोई नई योजना आई है, कोई नई स्कीम आई है तो। देन यूनिट 3 में अगर हम चलें तो एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट ITI का, तो मैं एक ब्रीफ में आपको बता दूं। जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल होता है, ये जस्ट हाईलाइट आपको बता देता हूँ। इसमें आपका होता है एक वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, VP होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, उसके बाद फिर होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, AO, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब ये जो वाइस प्रिंसिपल है, ये इसके नीचे आ जाएंगे आपके TOs, ट्रेनिंग ऑफिसर्स, प्लेसमेंट ऑफिसर्स, TPO, है ना, फिर आएंगे आपके असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, ATO, फिर आएंगे JTO, दैट इज़ जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर। ये सारे जो है ये व्यापम के माध्यम से जो ESB है ना, एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, ये चुन के देते हैं, और आपको चुन के कौन देगा, MPPSC। उसके बाद AO हो गए, फिर ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, फिर आपका स्टेनो हो गया, तो ऐसे पूरा एक ये हो गया नॉन टीचिंग स्टाफ, ओके, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये हो गया टीचिंग स्टाफ। तो इस तरह के आपको एक पूरी हायरार्की है, आप कोई भी जो मैनुअल उठा ले ITI का तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। देन रिपोर्टिंग सिस्टम्स, रिपोर्टिंग अथॉरिटी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब ये भारत स्किल्स गवर्नमेंट, ये वाली जो वेबसाइट है, इसको विजिट करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा ITI के स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पे आपको ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मिल जाएगा, फिर रिपोर्टिंग सिस्टम्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन
अब आता है SWOT एनालिसिस, दैट इज़ द स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। ये होता क्या है, तो इसके बारे में जस्ट बेसिक विकीपीडिया से आप पढ़ लें। विजन, मिशन, गोल्स, इनमें अंतर क्या होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, देखो विजन मिशन में मैं एक बेसिक बता दूं, विजन कभी भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि हमको 10 साल में कैसे कुछ चीज़ को अचीव करना है या हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाना है। लेकिन यदि अगर मैं मिशन की बात करूँ बाबा, तो मिशन मतलब कि आप शॉर्ट टर्म में मतलब ईयरली गोल्स क्या ऐसा ले रहे जिससे आप अपने विजन को अचीव करेंगे, समझ रहे हो। मिशन के माध्यम से विजन को अचीव करना है, और गोल्स मतलब जो आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कौन से ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जिससे आप अपने मिशन को पूरा करें। मिशन को पूरा करोगे तो विजन पूरा हो जाएगा, सीधी बात है भैया। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। ये भारत स्किल्स हो गया, विकीपीडिया हो गया, आपको जस्ट थोड़ा सा गूगल आउट करना है। और इसका एक और मैं बात बता दूं, इसका कोई पक्का सोर्स नहीं है, आपको बस फाइंड आउट करना है। एक आपको बेसिक जनरल टर्म पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो बहुत ही बेसिक सा पूछेंगे, ताकि आप अपने लॉजिक से और गेसिंग से, एक इंटेलेक्चुअल गेस से आप इस सवाल को सॉल्व कर लोगे। रियली सच बता रहा हूँ। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, पर्सनल मैनेजमेंट, उसके बाद मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल 1961, तो ये आपको थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा, जस्ट बेसिक्स आपको लेना पड़ेगा। देन स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, जो बहुत सारी स्कीम्स है इंडिया लेवल पे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स ला रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम्स ला रही है, जैसे एक है CTS के तहत ITI में डिफरेंट ट्रेड्स की पढ़ाई होती है, ठीक है। अब इसमें एक होता है CITS, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसके माध्यम से जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जैसे जो TO वगैरह बनते हैं ना, तो TO मतलब इंस्ट्रक्टर, तो इनको सर्टिफिकेशन कौन देता है, CITS, कि उनको सर्टिफाइड किया कि अब आप पढ़ा सकते हो, है ना। देन PMKVY की शुरुआत कब से हुई और अभी कौन सा फेज चल रहा है, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। तो 4.0 4 फेजेस, अभी 4th फेज चल रहा है। तो क्या इस फेज में नया है, आपको ये पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं बोलो। देन NSQF के बारे में पूछ सकते हैं, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या है, उसमें 1 से लेकर 10 लेवल्स तक होते हैं। तो इसका एक PDF है, ठीक है, 10-15 पेज का PDF है, आपको उसको बहुत अच्छे से एग्जॉस्टिवली स्टडी करना है, समझ गए दोस्तों। देन स्टेट स्किलिंग स्कीम, इसमें एक आता है मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, MMKY कौशल्या योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, ठीक है, एक ऐसी कुछ है। एक सीखो कमाओ योजना, आगे S के बाद सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है। देन CITS अभी कवर किया। NAPS क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसके तहत क्या होता है कि एक प्रावधान लाया गया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सबको अपने यहाँ पे इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप बोल सकते हैं जिसको, कुछ उनके जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स का कुछ परसेंटेज, ठीक है। जब आप ये एक्ट पढ़ोगे NAPS तो उसमें आपको मिल जाएगा कुछ करीबन, आपको जो एक वर्कफोर्स का कुछ परसेंटेज है 5 to 10%, इतने आपको इंटर्न्स आपको लेने पड़ेंगे और उनको काम वहाँ पे वो देख सके, सीख सके, ताकि वो उन्हें जो एक थ्योरेटिकल नॉलेज मिला है कॉलेज में, तो वहाँ पे जाके वो एक प्रैक्टिकल स्किल्स को सीख सके, ठीक है। तो NAPS के माध्यम से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ताकि एक स्टाइफंड की भी योजना है इसमें, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है 75 समथिंग कुछ बियर करेगा और 25% जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो वर्कर जा रहा है, वर्कर मतलब जो ITI पढ़ा हुआ ट्रेड स्किल्ड पर्सन जब ज्वाइन करेगा तो उसको वहाँ पे पैसा मिले, स्टाइफंड मिले, गुजारा भत्ता, ठीक है। तो NAPS के बारे में आप पढ़ ले। देन संकल्प स्किल्स एक्विजिशन, नॉलेज, अवेयरनेस, लाइवलीहुड प्रमोशन स्कीम। देन स्ट्राइव स्कीम, तो इसके बहुत ही बेसिक्स आपको पूछना है, ये स्कीम कब आई, अभी क्रियान्वयन है, कितना फंडिंग था, बजट कितना था इसका, उसके बाद वर्ल्ड बैंक एडेड था, फिर
इस स्ट्राइव स्कीम का मेन उद्देश्य क्या था, तो जनरल बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। मैंने ये रेफरेंस दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट कर ले MSDE की, उसमें सब दिया है। डायरेक्टरेट पढ़ ले कि ऑब्जेक्टिव्स के जो टारगेट्स कितने अचीव हुए हैं। देन PIB न्यूज़, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो न्यूज़ जो है, उसमें लेटेस्ट स्कीम्स, ये जो स्कीम्स है ना, इनकी एकदम लेटेस्ट अभी एट प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, ये फेज़ बंद हो चुका है या फिर ये स्कीम बंद हो चुकी है, तो उसके बारे में भी दिया रहेगा, ठीक है। देन NSQF, NSDM, NAP, संकल्प, स्ट्राइव, ये सब आप उसको पढ़ ले। जस्ट गूगल आउट करेंगे, आपको PDFs निकल आएगी, उसको ऑथेंटिक उसको पढ़ना है और कहीं कुछ नहीं जाना। चलो बाबा, अब चूँकि सारे के सारे मेरे दोस्तों आप इंजीनियर हो, कुछ डिप्लोमा होल्डर्स भी रहेंगे मेरे भाइयों और उनकी बहनों, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन से सोर्सेज से इसको कवर करें, इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो इसमें यूनिट 5 जो आ रहा है हमारे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग सिंपल सा है, आपने ND भट्ट पढ़ी होगी, ND भट्ट, तो ND भट्ट में आपको ये सारा मिल जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं RS खुरमी या RK राजपूत। मैं बता रहा हूँ, कोई भी आपको एक सोर्स पढ़ना है दोस्तों, एक सोर्स और उसको मल्टीपल टाइम, ठीक है। इसमें जो भी आपको ये दिख रहा है ना, जो ये टॉपिक्स दिख रहे हैं, उनको एकदम बेसिक्स पढ़ना है, बेसिक 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 की थ्योरी पढ़ो उसकी। और यदि सिंपल उसके न्यूमेरिकल्स हो तो सिंपल न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, दैट्स ऑल, एंड यू विल सेल थ्रू दिस टॉपिक, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट है कि आपका फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम, लामीज थ्योरम, लॉज ऑफ कूलम, फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज इन्वॉल्विंग ड्राई फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन, ये सब कुछ इस एक किताब में दिया हुआ है, RS खुरमी में और RK राजपूत में। कोई भी एक किताब उठा लो, बेस्ट बुक्स से इंडियन ऑथर की है, जल्दी समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा, है कि नहीं। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की हम बात करें, इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, फिर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन क्या होता है वो पता चल जाएगा। साथ ही साथ इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव, बेंडिंग, टॉर्जन, ये इसकी यार मैं बताऊँ आपको, फॉर्मूले ज़रूर पढ़ना, फॉर्मूलेज आ जाते हैं, और या तो फिर बेसिक न्यूमेरिकल वो लोग दे देंगे, ले भैया सॉल्व कर लो, बताओ जरा आंसर क्या आएगा, है ना, इस तरह के लोग पूछ लेंगे। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, टेक्निकल ड्राइंग, तो आइसोमेट्रिक कौन सा होता है, ऑर्थोगोनल कौन सा होता है, डायमेंशनिंग, स्केलिंग, ये सब आपको इस एक किताब में मिलेगा। कौन सी, कहाँ गई रे बाबा, ये ND भट्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें आपको सब मिल जाएगा, ठीक। थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन, सॉलिड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये सब कुछ आपको इस एक किताब में मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे सभी लगभग MP के स्टूडेंट्स हैं, तो दोस्तों आप लोग ये शिवानी QB पढ़े होंगे, तो जिन लोगों, मेरे महानुभव, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने, यदि आपने स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है, यदि शिवानी है आपके पास, तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है, ठीक ही। और हो सकता है भाई उसका जो थ्योरी है आपको शायद वो वैसा कुछ ना है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक्स में सब कुछ कवर है। तो यदि प्रोविजनल की में कुछ मिस्टेक हो भी गया तो आप एटलीस्ट कुछ अपना प्रूफ तो लगा सको, उसके लिए आपके पास ये स्टैंडर्ड बुक्स है ना भाया। तो मैं आपको देखो विशाल, आप सबकी पूरी जो पीड़ा है उन सब का हल लेके आए, ताकि कोई टेंशन ही ना हो भाई। यदि प्रोविजनल की में कुछ मिस्टेक भी होता है, आपने यदि सही सोर्स पढ़ा है, आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस जिगरा होना चाहिए। कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स कर लो और शिवानी देख लो भैया, मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करता हूँ, देख लेना भैया। देन यूनिट नंबर 6, फंडामेंटल्स ऑफ थर्मल साइंस। अब
यार कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने बस हवा हवा में थर्मोडायनेमिक्स को निकाल दिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा इस परीक्षा के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। एंट्रोपी, एंथैल्पी, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ जो होती है आपकी पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी, है ना। कब कौन सी आपको लगती है, बॉयल्स लॉ कब लगेगा, चार्ल्स लॉ कब लगेगा, बहुत बेसिक बेसिक पूछते हैं लोग, ठीक है। स्टेडी फ्लो सिस्टम्स में आपका आ जाएगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, जैसे आपका आइसोथर्मल सिस्टम क्या होता है, आइसेंट्रोपिक सिस्टम क्या होता है, आइसेंथैल्पिक क्या होता है, तो इस तरह के पूछ लेंगे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक। नाउ इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, स्पार्क इग्निशन इंजन, एसआई बोले तो स्पार्क इग्निशन, सीआई बोले तो कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, ठीक है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ये आपको पढ़ेंगे। बेसिक आइडिया ऑफ आरएसी, बहुत ही बेसिक बेसिक पूछेंगे बाबा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जो वर्ड बाय वर्ड इसको अपन को बुक में देख लेने का है, ठीक। तो उसके लिए मैंने लिया है एनपीटीएल के लेक्चर है, ठीक है। आप इसको देख सकते, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लेक्चर है, तो बेसिक बेसिक आप थोड़ा सा पढ़ लें। शिवानी की क्यू भी बहुत सारे महानुभावों ने इससे पढ़ा होगा, तो वो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर उससे पढ़ा है, पेपर निकाला है, तो इसको वापस पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। पीके नाग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेडीजी के नोट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बंधु होंगे जिन्होंने मेडीजी की कोचिंग करी होगी या किसी और कोई कोचिंग करी होगी, तो वहाँ के नोट्स से आप पढ़ लें। या फिर मेडीजी की हैंडबुक भी आती है, हैंडबुक ये लिखा भी है मैंने, ठीक है। इस हैंडबुक को लेके आओ, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। आईसी इंजन के लिए शिवानी क्यू भी उठा लें, या यूट्यूब के कुछ एनिमेटेड वीडियो देख ले, तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई है। और हैंडबुक में तो ये पूरा ही दिया हुआ है, लेकिन उसमें केवल फॉर्मूलेज दिए, फॉर्मूले और बस 1 लाइनर्स उसकी थ्योरी दी है। ओके, चलते आगे। नाउ बेसिक नॉलेज ऑन वर्कशॉप साइंस, ये पूरा इसमें भाइयों वर्कशॉप का आ गया, ठीक है। एज ए चूँकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, मास्टर्स मैंने किया है आईआईटी खड़गपुर से, वो भी मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मेरे को तो बहुत इसमें डीपली पता है कौन सी बुक्स से पढ़ सकते हो आप, लेकिन मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं जो भी बता रहा हूँ ना दोस्तों, आपको केवल उस एक किताब को पढ़ना है, ज़्यादा सोर्सेस के पीछे मत भागना, परेशान हो जाओगे, ठीक। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, गेजेस, इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बेसिक टर्मिनोलॉजी, मटेरियल प्रॉपर्टी जैसे ब्रिटलनेस, डक्टाइल, ठीक है। ये सारा चीज़ें जो है, मैलेबिलिटी, उसके बाद फिर स्टिफनेस, रेजिलियंस, एंड्योरेंस, ये सब कुछ हो गए मटेरियल प्रॉपर्टी में। डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कंक्रीट, आरसीसी क्या होता है, नोमेनक्लेचर, प्रॉपर्टी, बेसिक्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट में आपका आ जाएगा एनीलिंग आ जाएगा, नॉर्मलाइजिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, बेनाइट, है ना। ट्रिपल टी डायग्राम, टाइम टेम्परेचर, ट्रिपल टी डायग्राम, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इस एसन कर्व दूसरा हो जाता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा हीट ट्रीटमेंट में। इसके लिए आप शिवानी ले सकते हैं, शिवानी में ये दी चुका है, शिवानी आएगी मटेरियल साइंस की, शिवानी आएगी मटेरियल साइंस की, उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर वो सब नहीं है तो आपको ये बुक्स है, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी आर.के. जैन, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के लिए मैंने तो PDF से ही पढ़ लिया था, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी P.N. राव वॉल्यूम 1, फाउंड्री फॉर्मिंग वेल्डिंग, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी P.N. राव वॉल्यूम 2, इसमें आएगा मेटल कटिंग मशीन टूल्स। तो ये आपको इसमें लगभग ये जो पूरा है ना, फिटिंग टूल्स इन फिटिंग, ये 2 और 3 किताब में पूरा लगभग मिल जाएगा। तो अगर ये दोनों पढ़ ली तो ये बाकी की किताब को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
वेल्डिंग बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है PN राव में। मेटल कटिंग, डिफरेंट मशीन्स, जैसे ड्रिलिंग का क्वेश्चन आ गया था 2023 के पेपर में, न्यूमेरिकल फार्मूला पूछ लिया था उन्होंने। देन मिलिंग, कटिंग, इन सब में क्या है जो फार्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ट्रैवल टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर कटिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से नोमेनक्लेचर्स हैं, तो ये पूछ लेते हैं। ये आपको दिख रहा है बहुत, लेकिन सच में आप जब पढ़ोगे ना यार, धुआं निकल जाता है यार इसको पढ़ने में ही। फिर कास्टिंग, मोल्डिंग, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। कटिंग पैरामीटर हो गए जैसे स्पीड, फीड, डेप्थ। अगर स्पीड, फीड, डेप्थ कम कर देंगे तो क्या होगा, है ना। मशीनेबिलिटी, बहुत कुछ रहता है। जब आप पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी, बनेगी भी, घबराने का नहीं है बस। बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, अब इसमें अगर हम जाएं तो इसके लिए मैं पहले तो बुक्स बता दूं यार आपको। आप इसके लिए वीके मेहता की किताब ले लें, वीके मेहता एंड रोहित मेहता, एस चांद पब्लिकेशन की, बहुत बेहतरीन किताब है, इसको उठा लो, दैट्स ऑल। इसमें लगभग सब कुछ कवर है। इसके भी शायद 2 पार्ट्स आते हैं, वो 2 पार्ट्स आपको पढ़ना है। किताब के मतलब 2 हिस्से हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, ठीक है। इसमें नेटवर्क लॉस थ्योरी, ठीक है, नेटवर्क लॉस फॉर डीसी, डायरेक्ट करंट नेटवर्क, किरचॉफ लॉ, तो नॉर्टन, थेवेनिन, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और जब आप पढ़ोगे ना, इजी, ये किताब में बड़ा इजी दिया, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और हमें वो न्यूमेरिकल एनी हाउ सॉल्व करना है किसी भी कीमत में, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका सिंगल फेज, ठीक है। सिंगल फेज की अगर हम बात करें, एसी सर्किट्स हो गया, ठीक है। साथ ही साथ हमारे जो 3 फेज एसी सर्किट्स है, तो आपको इसको बहुत बेसिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, जो किताब में दिए हुए हैं बेसिक्स टर्म्स, ठीक है। थ्योरी जो दी है फर्स्ट पेज में, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैग्नेटिक सर्किट्स हो गया, ट्रांसफार्मर्स हो गया, कुछ यदि कोई एग्जांपल दिया है तो वो आपको एग्जांपल पढ़ लेना है। एनालॉजी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में दिया है। मैग्नेटिक सर्किट्स, BH कर्व, जो कि हिस्टैरिसीस कर्व होता है, लूप होता है, इंडक्टेंसेस इन सीरीज पैरेलल। यदि मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, यदि किसी ने 12th क्लास की अच्छी से कोचिंग करी है, 12th क्लास में बहुत अच्छे से फिज़िक्स की कोचिंग करी है, तो फिज़िक्स में अगर वो NCERT वाला बंदा, CBSE का स्टूडेंट है, तो उसके पास इसके नोट्स होंगे, तो उसमें बहुत अच्छे से बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल साइंस है। और अगर नहीं भी है तो चिंता ना करें, ये किताब उठा लें, इसकी 2 किताब है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, काम बन जाएगा। देन ट्रांसफॉर्मर्स, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स, EMF इक्वेशन, रेटिंग, फेजर डायग्राम। देन इलेक्ट्रिकल मशीन्स लाइक 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। यार आयोग वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो सब तरह से अपने को तैयार रहना है, रेडी रहना है ना। मूविंग आयरन, PMMC, ये तो एकदम डिक्टो एक सवाल ही आ गया था 2023 को जो पेपर हुआ था PMMC से रिलेटेड, तो इसमें ऑप्शन दे दिया था, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। अब बताओ भाई 1 2 सही है कि 1 सही है कि 2 सही है कि नन ऑफ द अबव है, ऐसा को सवाल आ गया। PMCC बिल्कुल इस किताब में जो दिया है एग्जैक्ट, जो 3 पॉइंट बस उसी में डायरेक्ट उन्होंने पटक दिया था। डायनामोमीटर हो गया, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, टॉर्क इक्वेशन हो गए, बस बेसिक पढ़ना है, क्या कैसा क्या है, बन जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन साइंस, अगेन यदि किसी के पास 12th के नोट्स होंगे फिजिक्स के, तो 12th, ठीक है, 12th के नोट्स होंगे ना भैया, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें ये डायोड के बारे में दिया हुआ है। या फिर अगेन आप BL थेरेजा की किताब है, इसको उठा लें, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, इससे पढ़ लें, ठीक है। इसमें आपका ये सारा चीज़ें कवर हो जाएगा। कौन कौन सा है ये, एक हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर्स, उसके बाद ऑपरेशनल ऑपैम्प्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। तो इसके लिए यार मैं आपको बता, यूट्यूब में बहुत एनिमेटेड इसके वीडियोस हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोस है जिसके माध्यम से ये पूरा समझाया गया है। तो आप बुक के माध्यम से थ्योरी पढ़ लें, बुक से थ्योरी पढ़ लें,
और यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे एनिमेटेड वीडियो देख लें, तो आप इसको कर लेंगे, बन जाएगा आपको। देन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके लिए मैं आपको एक बताऊं, बहुत बेहतरीन किताब है किरण पब्लिकेशंस की। किरण पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव आती है कंप्यूटर नॉलेज एंड लिटरेसी। इसमें क्या है, इन लोगों ने पूरा कंप्यूटर का जो स्टैटिक नॉलेज है ना, जीके कंप्यूटर का, वो पूरा इन्होंने लगभग कवर किया है। मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ इन्होंने डाल दिया। उस किताब को अच्छे से आप पढ़ लो, उसमें सब मिलेगा आपको। टोपोलॉजी, मोड्स, डेटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, राउटर, स्विचेस, हब, ब्रिजेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक क्लास, सब कुछ उसमें दिया है। आपको बस वो पढ़ना और उसके MCQs लगा लेना है। MCQ लगा लो तो आपका कंसोलिडेट हो जाएगा नॉलेज, ठीक है। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देन लास्ट हमारा टॉप पार्ट आता है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके लिए आप पहले बुक्स की बात करें तो ऑपरेशन रिसर्च के लिए आप हीरा एंड गुप्ता ले सकते हैं, या फिर इसके PDFs भी है जो वर्ड ऑपरेशन रिसर्च में दिया है ना, जैसे CPM, PERT, है ना। देन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक बार चार्ट, माइलस्टोन। तो इसके लिए आप या तो फिर PDF देख लें, आपको बन जाएगा। फर्स्ट जो सेक्शन है आपका सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस, इसके लिए यदि किसी के पास शिवानी है तो शिवानी से पढ़ लो बाया, ठीक है। या फिर जो बुक्स हैं जैसे सर्वेइंग की BC पूनमिया है, कनेक्ट करे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की, आपके पास शिवानी QB हो, उसमें दिया होगा। फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का जैसे टॉपिक्स आता है, कौन सा है, या दिस वन, units of different fluid properties, types of fluid and types of flow measurement. You can opt for this fluid mechanics, R.K. Bansal, very wonderful book. It is a ग्रंथ है एक तरह का, लेकिन it is worth reading है। फिर गूगल सर्च कर ले कुछ एक्ट्स और प्रोग्राम्स के लिए, जैसे टेस्ट ऑन वाटर, वेस्ट वाटर। ये आपको मैं एक बात बताऊं, ये टाइप्स ऑफ डैम्स, कैनाल्स, इसके लिए आप टेस्ट बुक, जब आप सर्च करोगे ना तो टेस्ट बुक की वेबसाइट है, तो उसमें क्या है, इन लोगों ने ये स्टडी मटेरियल डाल के रखा हुआ। तो आपको ये जो 2 सेक्शन है ये बड़े अच्छे मिल जाएंगे उसमें। टेस्ट बुक जो वेबसाइट है ना, जो प्रैक्टिस कराती है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो लास्टली मैं यही बोलूँगा, देखो भैया, जंग आपको जीतना है, बात मान के चलो, तो आपको मेहनत भी तगड़ी करनी पड़ेगी। और इस बार अच्छी मेहनत कर लो कि नेक्स्ट बार अपने को कभी कोई चिंता करना ही ना पड़े। एक बार रगड़ के मेहनत कर लो, सीट गीली हो जाए, पढ़ते रहने का है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहने का है। और मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। आप मुझसे रीच आउट करें, आपको कोई भी डाउट हो, बिल्कुल मैं आपको सॉल्व करूंगा, आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी वीडियो on any topic related to this exam, I will ready to help you out and will surely make a video on that. Okay, just raise a question, query, I will help you out. Thank you so much, have an awesome day, stay tuned, पढ़ते रहिए, मस्त मस्ती करिए और अच्छे से मन लगा के सिलेक्शन करिए। I hope आपको मेरे वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये लास्ट वाला है, आपको पसंद आए होंगे। तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और रिकॉग्नाइज करें भाई मेरे काम को। मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। दिस इज़ पर्सनल गारंटी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव एन ऑसम डे, बेस्ट ऑफ लक।